हाय। ये है क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल ये सीरो स्ट्रेटस है, ये सीरस है, ये मिडिल लेवल क्लाउड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाइट्स। ये है ऑल्टो क्यूमुलस, दिस इज ऑल्टो स्ट्रेटस। फिर देन लो लेवल क्लाउड्स हो सकते हैं। निम्बो मींस वाटर होता है, स्ट्रेटो क्यूमुलस, दिस इज क्यूमुलस, दिस इज क्यूमुलोनिम्बस। तो इनके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं हम। फिर कुछ क्लाउड्स होते हैं जिनका वर्टिकल डेवलपमेंट होता है फ्रॉम ग्राउंड बेस टू से दिस हाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन हाइट ये क्लाउड्स का सेग्रीगेशन हम फर्दर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये निम्बो स्ट्रेटस है। स्ट्रेटस है मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे है। दिस इज क्यूमुलस, दिस इज लाइक फॉग, ये उल की तरह है। ये स्ट्रेटो क्यूमुलस है। देन अगेन इसकी ये हाइट है। ये ऑल्टो है, ऑल्टो मतलब सम मिडिल हाइट, ऑल्टो क्यूमुलस, दिस इज ऑल्टो स्ट्रेटस। देन ये सीरस है, ये इस टाइप के होते हैं। तो जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स दिखाई देते हैं। और ये जो क्लाउड्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी में, वाटर साइकिल में। ये कॉन्ट्रेल्स होते हैं, जैसे कोई अगर जेट मूव हो रहा है, फाइटर जेट एंड ऑल, तो ये कॉन्ट्रेल्स दिखते हैं। ये ओरोग्राफिक है, जो अगर रास्ते में माउंटेन आ गया है तो ओरोग्राफिक क्लाउड हो जाएगा। दिस इज मैमेटस, मैमेटस मतलब ये पाउच की तरह ऐसे लटके रहते हैं, दीज आर कॉल्ड मैमेटस क्लाउड, हैंग होते हैं। देन ये पाइलियस होता है, ये स्कार्फ या कैप की तरह होता है। सो दीज आर ऑल क्लाउड्स, और क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सर्कुलेशन, इन हैपनिंग ऑफ दिस वाटर साइकिल। बट एक और टर्म आता है यहाँ पे, वो होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब ये होता है कि जैसे ये वाटर साइकिल है, पानी एवापोरेट हुआ, क्लाउड्स फॉर्म हुए, अब ये क्लाउड से पानी वापस ज़मीन पे लाना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हो सकता है या तो रेन फॉर्म में या फिर हेल, मतलब लिक्विड या फिर सॉलिड। तो ये रेन और हेल, प्रेसिपिटेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ये रेन है, ये स्नो है, ये स्लीट है, ये हेल है। अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें हम और, तो ये रेन, आइस क्रिस्टल्स, स्लीट, फ्रीजिंग रेन, स्नो, स्नो ग्रेन्स, ग्रैपुल, हेल, ड्रिजल एंड फ्रीजिंग फॉग. So these all are things which are called water in the atmosphere, and this is the name of our chapter. Chapter number 11, water in the atmosphere. You have already learned that the air contains water vapor. Air में water vapor होता है. It varies from 0 to 4% by volume. कितना? 0 to 4% by volume of the atmosphere. और ये प्ले करता है important role in the weather phenomenon में. Water is present in the atmosphere in three forms. तीन forms हैं. Gaseous हो सकता है, liquid हो सकता है, या फिर solid है वो. मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर में डिराइव होता है फ्रॉम वाटर बॉडीज थ्रू एवापरेशन। एवापरेशन देखा हमने, ऐसे पानी एवापरेट होता है, दिस लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बाय बिकॉज ऑफ दिस हीट। और प्लांट्स के थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स की लीव्स होती है, उससे भी ऐसे ट्रांसपिरेशन होता है। Thus, there is a continuous exchange of water between the atmosphere, the ocean, and the continent through the process of evaporation, transpiration, and condensation, and this precipitation. तो इस तरीके से ये पूरी वाटर साइकिल चलती है, वाटर साइकिल इन टोटलिटी एटमॉस्फेयर में, अर्थ के इसमें दिस इज हैपनिंग नाउ। इट इज़, अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर होता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। हम कई बार बोलते हैं आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है एयर में, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन डिफरेंट वेज। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का ही मतलब होता है कि एकदम रियल है। सो एब्सोल्यूट टर्म मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये होता है वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये एक्सप्रेस्ड होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में। तो दैट इज कॉल्ड दिस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड करता है एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एबिलिटी ऑफ वाटर डिफरेंट होगा, टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो वो फिर ज़्यादा वाटर वेपर कैरी नहीं कर पाएगी। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कितना वाटर है वहाँ पे वो डिपेंड करेगा अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे। Percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is called the relative humidity। मतलब
मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, बट उसमें से 100 यूनिट्स हो सकती थी, बट अभी वहाँ पे से 70 यूनिट्स ही हुआ है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 70%। तो अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आईएमडी या वेदर फोरकास्ट आता है वो क्या बताते हैं? अभी 75% ह्यूमिडिटी है, अभी 65% ह्यूमिडिटी है, मतलब मैक्सिमम 100 यूनिट आ सकती है स्टोरेज इस क्लाउड्स, इस एटमॉस्फेयर में, और एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे अभी 65% ही वो कोटा फुल हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब चेंज होता है एयर का टेम्परेचर, कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर होती है वो इंक्रीज होती है, तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मॉइस्चर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है या डिक्रीज होती है, एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड। इट इज़ ग्रेटर ओवर द ओशन एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट। अगेन ओशन और कॉन्टिनेंट में ये दोनों टर्म्स डिफर करते हैं। एयर containing moisture to its full capacity at a given temperature is said to be saturated। तो सैचुरेट कब होगा? जैसे हम बोलते हैं हम सैचुरेट हो गए, तो सैचुरेट मतलब अब दिन में काफ़ी पढ़ाई हो गई, सैचुरेशन हो गया है। सो सैचुरेशन मीन्स यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम थिंग। तो मॉइस्चर जितना मैक्सिमम कैपेसिटी आ गया है, दिस एटमॉस्फेयर का कैरिंग कैपेसिटी था, दैट इज कॉल्ड देन सैचुरेटेड कैपेसिटी, कहते हैं उसे, सैचुरेशन बोलते हैं। इसका मतलब है एयर एट द गिवन टेम्परेचर इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग एनी एडिशनल अमाउंट। अब और ज़्यादा इसमें मॉइस्चर कैरी नहीं होगा, मॉइस्चर एट दैट स्टेज। टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे काफ़ी यूज़ होगा। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे सैचुरेशन होता है एट अ गिवन सैंपल ऑफ एयर का, इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर का, दैट इज कॉल्ड दिस ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट पे एयर का सैचुरेशन हो गया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब ये इससे ज़्यादा पानी कैरी नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एड्रेस्ड और विड्रॉन ड्यू टू एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये एवापोरेशन ऊपर हुआ, देन कंडेंसेशन से ये नीचे दिस सॉलिड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में नीचे आ गया। एवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस। तो जब लिक्विड है, समुद्र में पानी है, रिवर में पानी है, लिक्विड स्टेट में, ये जब एवापोरेट होगा मतलब गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। हीट इज़ द मेन कॉज फॉर एवापोरेशन। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हीट सप्लाई होती है, तो लिक्विड फॉर्म से वो फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। Temperature at which the water starts evaporating is referred to as latent heat of vaporization। Again important definition, the temperature at which, वो temperature जिस पे water start करता है evaporate होना, उसको हम बोलते हैं is referred to as the latent heat of vaporization। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी। तो गर्म हवा है तो वो ज़्यादा पानी स्टोर कर पाएगी इन अ गिवन पार्सल ऑफ एयर। सिमिलरली इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो, एयर हैज़ पोटेंशियलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है, मतलब वो 60% ही है अभी, तो ये 40% और कैरी कर सकती है, तो उसमें ज़्यादा अभी कैपेसिटी है। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस करता है सैचुरेटेड लेयर को विद द अनसैचुरेटेड लेयर, और ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द एवापोरेशन। तो कई बार हम देखते हैं, अगर हमने कपड़े बाहर सुखाने के लिए, से एक एग्जांपल है, बाहर ऐसे रखे हैं, अगर हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो वहाँ पे एवापोरेशन बहुत जल्दी होगा और वो काफ़ी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये एवापोरेशन से वेपर बना, वेपर से ये वापस कन्वर्ट होके बनेगा वाटर में, दैट इज कॉल्ड दिस कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वेपर से वाटर, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। तो यहाँ गेन ऑफ हीट हुआ तो वेपर बन गया, लॉस ऑफ हीट होगा तो वापस वाटर बन जाएगा। Moist air is cooled, it may reach a level when its capacity to hold water ceases। तो moist air होती है, वो एक टेम्परेचर ठंडा होता है, तो फिर अब वो और पानी कैरी नहीं कर पाएगा। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म, और इससे क्या होता है कि उसने जो पानी रखा हुआ है, वो स्टोर्ड वाटर है, उसको ये रिलीज कर देगी और फिर वो नीचे रेनफॉल करता है। नाउ इफ इट डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कंडेंसेशन क्या था? वेपर से ये कन्वर्ट हुआ था लिक्विड फॉर्म में। ओके, वाटर वेपर इनटू दिस वाटर, ये गैशियस है, ये है लिक्विड, तो इसको बोला हमने कंडेंसेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है सॉलिड में, लिक्विड नहीं आया, डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में हो गया, तो दैट इज कॉल्ड दिस सब्लिमेशन।
फ्री एयर में कंडेंसेशन रिजल्ट्स होता है फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिनका नाम होता है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो इनको एक सोर्स मिल जाता है और उसके आसपास ये एक कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और ये अपना प्रोसेस चेंज कर लेते हैं। ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स ये ढूंढते हैं और उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है फ्रॉम द ओशन, particularly good nuclei because they absorb water. Condensation also takes place when the moist air comes in contact with some colder object, and it may also take place when the temperature is close to the dew point. So the whole idea is evaporation हो गया, एयर में काफ़ी पानी कंटेन हो गया है, अब एयर का पानी कंटेन करने की कैपेसिटी को कम करना है, तो मतलब हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है, या तो वो हाइट पे चले जाएगी, तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर कम होता है हाइट जाने पर, तो दैट इज़ वाई वाटर और ये जो वे एयर है इसका अपड्राफ्ट हुआ, हाइट पे पहुंचा और वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हुआ। कैरिंग कैपेसिटी कम हुआ मतलब पहले ये 100 यूनिट कैरी कर रहा था, अभी 50 यूनिट कर रहा है, तो जो बाकी का 50 यूनिट है ये बोलेगा वी कांट कैरी यू, आप ड्रॉप हो जाओ, और फिर वो ड्रॉप हो जाएगा इस डिपेंडिंग अपॉन रेन या फिर स्लीट सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में। इस तरीके से ये कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, और ये होता है अराउंड दिस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी इन्हें ज़रूरत होती है। इट में ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन टेम्परेचर कम होना है और वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए। कंडेंसेशन therefore depends upon the amount of cooling and the relative humidity of the air। तो टेम्परेचर और relative humidity कितनी है, वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वहाँ पे परसेंटेज इसका एयर में वाटर का है, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि कब कहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना एयर का वॉल्यूम है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है। तो ये फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। कंडेंसेशन होता है जब टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट व्हेन इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है बट टेम्परेचर इसका ड्यू पॉइंट पे आ गया है, तो अब ये कैरी नहीं कर पाएगा वाटर को और नीचे फिर ड्रॉप हो जाएगा वाटर। when both the volume and the temperature are reduced, दोनों कम हो गए, when moisture is added to the air through evaporation, तो उससे relative humidity, फिर ये humidity की तरफ बढ़ेगा और फिर water drop हो जाएगा। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जो बताते हैं कैसे यहाँ पे पानी गिरेगा। जैसे कि कंडेंसेशन होगा जब टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर कम होगा, या मॉइस्चर एक्स्ट्रा ऐड किया है हमने एवापरेशन के थ्रू। अब जब मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है कंडेंसेशन की, वो होती है डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर। ये हम आगे पढ़ेंगे, ओरोग्राफिक है, कन्वेक्शनल है, फ्रंटल है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सडन फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कम होता है तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती है और ये जितना भी पानी होल्ड करके रखे हैं क्लाउड्स, ये सब ड्रॉप कर देंगे। After condensation, water vapor or the moisture in the atmosphere takes one of the following form। अब जो कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन होगा, पानी नीचे आएगा, वो या तो ड्यू फॉर्म में हो सकता है, फ्रॉस्ट, फॉग, क्लाउड्स, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे क्या टेम्परेचर था और वहाँ पे क्या लोकेशन है, मतलब ये किस जगह हुआ है। ओशन में हुआ है तो हम उसको अलग बोलेंगे, माउंटेन वैली में है दैट इज डिफरेंट। Condensation takes place when the dew point is lower than the freezing point as well as higher than the freezing point। तो कंडेंसेशन कब होता है, जब ड्यू पॉइंट है वो लोअर है फ्रीजिंग पॉइंट से एज वेल एज हायर है देन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस ये यहाँ पे ऐसे वर्क करता है। नाउ सो दिस इज अबाउट कंडेंसेशन। ड्यू पॉइंट, वंस अगेन ड्यू पॉइंट क्या था, ये वो टेम्परेचर था जिस पे सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर। सैचुरेशन का मतलब होता है कि एयर अब इससे ज़्यादा वाटर कैरी नहीं कर सकती, तो ये सैचुरेटेड एयर हो गई, वाटर अब कैरी नहीं हो सकता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रॉप कर देंगे और ये पॉइंट कहलाता है ड्यू पॉइंट। तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट है कि कंडेंसेशन तब होगा जब ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं ड्यू क्या होता है। तो सी अक्सर मॉर्निंग में हम ये जो घास होती है इसमें इस टाइप का ऐसे पानी का ड्रॉपलेट देखते हैं। तो मॉइस्चर डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द कूलर सरफेस, दैट इज़ वाई मॉर्निंग में होता है क्योंकि मॉर्निंग में ठंडा रहता है। तो कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में रादर देन न्यूक्लियाई इन एयर अबव द सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू, ओस, ये ड्यू है, सच एज स्टोन्स, ग्रास ब्लेड्स, प्लांट लीव्स, सो दिस इज कॉल्ड ड्यू। आइडियल कंडीशन जो होती है वो होती है कि क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए,
कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ये आइडियल कंडीशंस हैं ड्यू फॉर्मेशन के। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज़ नेसेसरी दैट ड्यू पॉइंट इज़ अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे ये पानी ऐसे आ रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से अगर ऊपर है मतलब पानी लिक्विड रहेगा, वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट नहीं है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है ड्यू पॉइंट तो क्या बनेगा, दिस ड्यू फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है ऐसा, ये देखिए पानी ये पूरा ऐसे जम गया है, आइस के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रॉस्ट फॉर्म होता है कोल्ड सरफेस में जब कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग, या अबव था या बिलो हो गया। ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो यहाँ अबव 0 डिग्री है, यहाँ बिलो 0 डिग्री है। एक्सेस मॉइस्चर जो डिपॉजिट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, तो यहाँ वाटर ड्रॉपलेट थे और यहाँ पे ये आइस क्रिस्टल्स आ गए, तो ये कहलाता है ड्यू और ये कहलाता है फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे आइडियल कंडीशंस क्या हैं, अगेन फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्रॉस्ट आर द सेम एज दोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। कंडीशंस दोनों की सेम है ये जो कंडीशंस है, बट देर इज अ डिफरेंस, एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस फ्रीजिंग पॉइंट का ही डिफरेंस है ड्यू में और फ्रॉस्ट में, अदरवाइज बोथ आर सेम। फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस के कारण ये लिक्विड है और ये सॉलिड फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं फॉग और मिस्ट का। जैसे ये इंडियन रेलवेज अक्सर लेट हो जाती है नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न इंडिया में, वाई बिकॉज ऑफ दिस फॉग। अगर अपन वैली में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे मिस्ट हमें दिखता है, नॉर्थ हिमालयाज़ में ये मिस्ट दिख सकता है, ओशंस में हम कई बार मिस्ट देखते हैं। When the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor fall, all of a sudden condensation takes place within itself on fine dust particle। मतलब सब जो है that is about this temperature। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एयर मास का बहुत लार्ज क्वांटिटी अगर वाटर उसने कैरी किया है, टेम्परेचर अगर कम हो गया अचानक से तो कंडेंसेशन हो जाएगा वहाँ पे, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, और वो ढूंढेगा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई और वो मिल जाएंगे ये डस्ट पार्टिकल, तो वहाँ पे फॉग फॉर्म होता है। सो द फॉग इज़ अ क्लाउड। फॉग और क्लाउड में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लाउड हाइट पे होते हैं, फॉग ग्राउंड पे होता है, मोर और लेस दोनों सेम होते हैं। So the fog is a cloud with its base at or very near to the ground। So fog वो clouds होते हैं जो base of ground पे मिलते हैं। सी ये रेलवेज में ये सारा fog है, visibility बहुत पुअर हो जाती है। Then because of the fog and mist the visibility becomes poor to zero। अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर में स्मोक प्रोवाइड होता है, प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियाई विच हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ फोग एंड मिस्ट। तो इनको न्यूक्लियाई मिला है और ये यहाँ पे ऐसे दिस फॉर्मेशन होगा फॉग और मिस्ट का। अब फॉग जो होता है इट इज़ मिक्सड विद स्मोक, तो फॉग प्लस स्मोक, तो ये क्या हुआ, स्मोग, दिस इज कॉल्ड स्मोग। Only difference between the mist and the fog is that mist contains more moisture than the fog। Mist usually थोड़ा oceans and all इधर ज़्यादा हम term use करते हैं, that is called this mist। Mist में each nuclei contains a thicker layer of moisture, moisture ज़्यादा है। Mist are frequent over mountain, जैसे हम horror movies में भी देखते हैं, that is called this मिस्ट, जो माउंटेन्स और वैलीज में दिखाते हैं। ये राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट्स अ कोल्ड सरफेस। तो एक और ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो मिस्ट फॉर्मेशन होता है ना वो यूजुअली तब होता है जब वार्म एयर को अचानक से कोल्ड एयर मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे विंड में अगर आप ऐसे मुंह से हम ऐसे धुआं टाइप निकलता है, क्यों, क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ मिस्ट है, बॉडी से हॉट एयर बाहर आ रही है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हॉट एयर ऑल ऑफ अ सडन अगर कोल्ड जोन पे जाती है तो वो फॉर्म करती है मिस्ट। तो मिस्ट में फ्रिक्वेंट है माउंटेन्स में राइजिंग वार्म एयर होती है, ऐसे ऊपर राइज हो रही है और वो मिलेगी कोल्ड सरफेस पे, तो वहाँ पे बन जाएगा मिस्ट। फॉग्स जो होते हैं ये यूजुअली ड्राई होते हैं, मिस्ट में ज़्यादा पानी होता है, drier than mist, and they are prevalent where warm current of air comes in contact with cold current। so that is why movies and all में ये दिखाते हैं यहाँ पे ऐसे mist होता है और उससे फिर ये ship निकल के आ रही है, that is called this mist। Fogs and mini clouds in which condensation takes place around nuclei provided by the dust, smoke and the salt particle। तो they need certain nuclei और उसके अराउंड ये फिर अपना फॉर्मेशन करते हैं, इस टाइप से बनते हैं ये न्यूक्लियाई, इन्हें ज़रूरी होता है। तो ये तो थे डिफरेंट ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट। अब हम बात करते हैं क्लाउड्स का। क्लाउड्स भी अ टाइप ऑफ फॉग है बट ये काफ़ी हाइट्स पे होते हैं। क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट, बहुत सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट हो गई है, टाइनी क्रिस्टल्स हैं आइस के, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर
फ्री एयर पे एट अ कंसिडरेबल एलिवेशन। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, एक तो एलिवेशन होना चाहिए और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होना चाहिए या आइस के क्रिस्टल्स होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है वाटर वेपर का। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड हाइट, ये बनाता है क्लाउड। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट अबव ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वेरियस शेप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। इनका एक्सपेंस कितना एक्सपेंस है, डेंसिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ओपेकनेस क्लाउड्स में है या नहीं है। तो इनको हमने क्लासिफाई किया है, जैसे स्टार्टिंग में देखा था हमने, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और दिस निम्बस। सीरस जो क्लाउड होते हैं दे आर फॉर्म्ड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ये 8 से 12, दिस 12,000 मीटर मतलब 8 टू 12 किलोमीटर हाइट पे है। ये थिन होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, क्लाउड्स हैविंग फेदर टाइप अपीयरेंस होता है और ये वाइट इन कलर होते हैं। लुक एट दिस नाउ, ये क्या है, वेदर लाइक है, लाइट है, डिटैच्ड है और काफ़ी हाइट पे है। तो ये कौन सा क्लाउड हुआ, सीरस। देन दूसरा होता है क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब वो है कॉटन उल की तरह है, ये ऐसे ऊन की तरह है। दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर। ये पैचेस में होते हैं, स्कैटर्ड हियर एंड देयर, और इनका बेस फ्लैट होता है। तो वेर इज क्यूमुलस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, तो दिस इज सीरो क्यूमुलस। तो क्यूमुलस भी है, सीरस भी है। तो ये हो गए हमारे क्यूमुलस। सी, ये बेस है और ये उल की तरह है ऐसे क्यूमुलस, और ये जनरली 4 से 6 किलोमीटर की हाइट पे है। तो ये हो गए क्यूमुलस और ये पहले थे सीरस। अब आता है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस मतलब ऐसे स्ट्राटा बना होगा उसमें। नेम इम्प्लाइज लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, लेयरिंग होती है इसमें, कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये जनरली फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सिंग ऑफ एयर मास विद डिफरेंट टेम्परेचर। तो वहाँ पे ये स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स को भी अगर अपन अगेन देखें तो दिस इज स्ट्रेटस। स्ट्रेटस भी है और कॉम्बिनेशन हो गया है क्यूमुलस का, तो स्ट्रेटस क्यूमुलस हो गए। अदरवाइज दिस इज स्ट्रेटस, सी लाइक अ स्ट्राटा, दिस इज अ स्ट्रेटस क्लाउड। देन नेक्स्ट है निम्बस। निम्बस का मतलब होता है पानी। तो ये डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे होता है। दे फॉर्म एट मिडिल लेवल और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी डेंस होते हैं, ओपेक होते हैं। डेंस है तो ओपेक हो जाएगा, सन रेज को पास नहीं होने देगा। समटाइम्स क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड। निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, और ये काफ़ी बारिश भी करते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स बनेंगे। जैसे ये स्ट्रेटस है, स्ट्रेटस और निम्बो का कॉम्बिनेशन निम्बो स्ट्रेटस, तो सी यहाँ पे बारिश भी हो रही है। ये क्यूमुलस है, ये स्ट्रेटो और क्यूमुलस का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ रेन शेडो हो रहा है। ये ऑल्टो, ऑल्टो मतलब मिडिल हाइट है, ऑल्टो स्ट्रेटस है, ऑल्टो क्यूमुलस है। देन ये सीरो है, देन सीरो स्ट्रेटस। सो ये क्यूमुलो निम्बस है। सो इन चार जो पैटर्न देखे, इनके डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कॉम्बिनेशन ऑफ ये 4 बेसिक टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स बनेंगे। अब इनको हमने डिपेंडिंग अपॉन हाइट क्लासिफाई कर दिया कि हाई क्लाउड्स हैं सीरस, सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस। मिडिल क्लाउड में है ऑल्टो, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो मीन्स ही मिडिल है। लो क्लाउड्स मतलब स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। ये जो क्लाउड्स हैं ये एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। ये जो है ना निम्बस वाले, ये वर्टिकल डेवलपमेंट होता है क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस का। तो ये तो हो गए क्लाउड्स। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। Process of continuous condensation in free air helps the condensed particle to grow in size. ये size बढ़ता है इनका। When the resistance of the air fails to hold them against the force of gravity, तो ऊपर की तरफ updraft हो रहा है, resistance of air भी है और gravity नीचे की तरफ कर रहा है। इन दोनों में जिसका victory होगा ये precipitation उस डायरेक्शन में होगा। तो ग्रेविटी जब ओवरकम कर लेती है एयर के रेजिस्टेंस को तो ये नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। So after the condensation of water vapor, the release of moisture is known as precipitation. तो इसको हम बोलते हैं precipitation. This may take place in liquid या solid form में। precipitation in the form of water को कहते हैं rainfall. तो ये क्या होता है, जब पानी गिर रहा है liquid form है तो उसको हम बोलते हैं rainfall. जब temperature lower than 0 डिग्री सेंटीग्रेड precipitation हो रहा है तो takes place in the form of fine flake. अब ये 0 डिग्री से कम हो गया, मतलब रेन क्या है, लिक्विड क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अब हो जाएगा ये स्नोफॉल जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे हो रहा है। मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये फ्लेक्स बनेंगे। ओशन जो स्नो होता है ऐसे फ्लेक्स की तरह गिरता है। रेन एंड स्नो अदर फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन आर कॉल्ड स्लीट एंड हेल। तो ये रेन एंड स्नो का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड दिस स्लीट एंड हेल।
दो द लेटर आर लिमिटेड इन अकरेंस एंड आर स्पोरेडिक इन बोथ टाइम्स एंड स्पेस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सी, ये रेन है, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर है। ये स्नो है जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग लेस देन 0 डिग्री, तो ऐसे स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं। स्लीट है मतलब रेन भी है और दैट फ्रीजेज एज इट फॉल, यहाँ से पानी गिरा, बीच में वो फ्रीज हो गया। हेल मतलब होता है दिस ओला, ओलावृष्टि। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप्स ऑफ रेन जो फ्रीज हो जाएंगे, ऊपर ऐसे कैरी होगा 2-3 बार, देन काफ़ी हैवी होगा, तो ये एक ओला की तरह हायर इनटू क्लाउड ऐसे यहाँ पे गिरेंगे। सो दैट इज कॉल्ड दिस हेल्स, ये ऐसे हेल्स होते हैं ये, और ये हेल स्टॉर्म कहलाता है। तो समटाइम्स ड्रॉप ऑफ रेन्स आफ्टर बीइंग रिलीज्ड बाय द क्लाउड सॉलिडिफाई होती है स्मॉल राउंडेड सी राउंडेड सॉलिड पीस में, आइस में, रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनको बोलते हैं हेल स्टोन्स। ये काफ़ी डेडली होते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू कोल्डर लेयर। हेल स्टॉर्म्स हैव सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस वन ओवर द अर्थ। ये सॉलिड ऐसे फॉर्म में होते हैं वन ओवर द अदर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल का। सी, रेनफॉल के भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक या रिलीफ, या फिर साइक्लोनिक या फ्रंटल। तो पहले आता है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल मतलब ये होता है कि एयर ऑन बीइंग हीटेड लाइट हो जाएगी, एयर का हीट अप हुआ तो वो लाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी तो ऊपर की तरफ कैरी करेगी, राइजेज अप इन द कन्वेक्शन करेंट्स। एज इट राइजेज ये एक्सपैंड होगी, ऊपर जाएगी तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो मतलब इसका एरिया, दिस वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन होगा तो फिर लॉस ऑफ हीट होगा, लॉस ऑफ हीट होगा और कॉन्सिक्वेंशली कंडेंसेशन होगा यहाँ पे, और क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। थंडर एंड लाइटिंग भी होता है अगर सडन अपड्राफ्ट होता है और उससे हैवी रेनफॉल होता है, टेक्स प्लेस, बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्गर, ये क्विक होता है। तो ये हुआ हीटिंग, हीटिंग के कारण एवापोरेशन, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, एंड बिकॉज दैट ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्म हुआ कन्वेक्शनल रेन का। अब हम बात करते हैं, अब अच्छा, इसमें जो रेन है ये कॉमन है समर में, समर में दिस थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत कम कॉमन है, यहाँ पे अक्सर शाम को बारिश हो जाती है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में दिस इज देयर, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब बात करते हैं ओरोग्राफिक। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ओरोग्राफिक, यहाँ एक विंड आई, जैसे वेस्टर्न घाट्स में मानसून में हम देखते हैं, ये मॉइस्ट विंड्स आई, ये विंड ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ने पर इसका एक्सपेंशन हुआ, वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम होगी और ये पूरा प्रेसिपिटेशन इसी साइड पे हो जाएगा। जबकि जो ये वाला साइड है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है, रेन का शेडो पड़ गई है, छाया हो गई है, रेन शेडो रीजन। यहाँ पे अब ऐसी ड्राई डिसेंडिंग एयर आएगी, काफ़ी हीटअप हो जाएगी। अमेरिका में ऐसी काफ़ी फेमस एयर है, लोकल विंड है, उसका नाम क्या है। सो ये ड्राई डिसेंडिंग एयर ऐसे आती है और यहाँ पे सारी बारिश हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती है। इंडिया में कौन से एरिया कहलाते हैं रेन शेडो रीजन, बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, नेम इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये होती है ओरोग्राफिक रेन। सैचुरेटेड एयर मास आता है माउंटेन के पास, फोर्स टू असेंड है, राइज होगा, एक्सपैंड होगा, टेम्परेचर फॉल होगा और मॉइस्चर कंडेंस्ड हो जाएगा वहाँ पे। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ द रेन इज दैट द विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव ग्रेटर रेनफॉल, इस साइड ज़्यादा रेनफॉल है। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड व्हेन द विंड रीच द अदर स्लोप, ये डिसेंड होती है एंड देयर टेम्परेचर राइज, सो देन देयर कैपेसिटी टू टेक मॉइस्चर इंक्रीज होगी एंड दीज लीवर्ड, ये जो साइड होता है इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, दीज लीवर्ड स्लोप्स रिमेन्स रेनलेस एंड ड्राई, यहाँ बारिश नहीं होगी। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड विच गेट्स लेस रेनफॉल, तो यहाँ पे छाया पड़ गई है तो रेन शेडो एरिया कहलाता है, इट इज़ नोन एज द रिलीफ रेन। तो रिमेंबर दिस डायग्राम। देन दिस इज साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन होती है बिकॉज ऑफ दिस फ्रंट्स आते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। अगर वार्म फ्रंट बन रहा है तो वो कैसे अचानक अप ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कोल्ड फ्रंट होगा, ऊपर अपड्राफ्ट होगा, देन वहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा, जैसे ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और जैसे अभी साइक्लोन में आते हैं, जैसे कि अभी साइक्लोन अम्फन आया था तो उसमें काफ़ी रेन होता है, रेन के बैंड्स होते हैं। तो ये लास्ट चैप्टर में वी टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है इन अ ईयर एंड दैट टू इन डिफरेंट सीजन। इंडिया में मॉनसून आता है, एक सीजन में काफ़ी बारिश है, दूसरा सीजन पूरा ड्राई हो जाता है। इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर में सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है, एवापोरेशन ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा होगी।
पोल्स में कम बारिश होगी, रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टेडली, तो हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो बारिश कम होती है। कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी ऑब्वियसली, बिकॉज जब विंड आएगी समुद्र से तो वो पानी कैरी करके लाएगी और यहाँ लैंड पे आके पानी गिरा देगी। तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है कोस्टल में देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में। रेनफॉल ज़्यादा होता है ओवर द ओशन पे देन द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर, ओशन में ही वाटर एवापोरेशन होता है, फिर वहीं पे वाटर फॉल हो जाता है। लैटिट्यूड 35-40 डिग्री नॉर्थ साउथ में इक्वेटर में रेन हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट होती है एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। और इससे एक कॉन्सेप्ट भी बनता है, वो कॉन्सेप्ट बनता है डेजर्ट का। एक्सप्लेन दिस। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन ऑफ विंड जैसे देखा था, तो जितने भी जो डेजर्ट्स हैं वो यूजुअली इस साइड पे लोकेटेड है, इसका भी एक रीज़न है। तो ट्राई टू आंसर दिस, थिंक अबाउट इट। देन ये जो है ना वो इसका रीज़न ये है कि ये जो डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट में पानी कम हो जाता है, वाटर का शॉर्टेज होता है और दैट इज़ वाई वो फिर एरिड कंडीशंस बनाता है। 45 टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर में ये जो वेस्टर्लीज है, रेनफॉल इज़ फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट और फिर ये डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द ईस्ट में। जहाँ माउंटेन रन पैरेलल होते हैं कोस्ट में तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन पे ही हो जाएगा। विंडवर्ड साइड जो है वो डिक्रीज होगा टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड, और इसका एग्जांपल है दिस वेस्टर्न घाट। अब बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन में मेजर प्रेसिपिटेशन रिजीम जो है वर्ल्ड की वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक है इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट जो है ये विंडवर्ड स्लोप्स है, माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, कूल टेम्परेट जोन, कोस्टल एरियाज ऑफ द मानसून, यहाँ रिसीव होता है हैवी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा इस बेल्ट में। इंटीरियर जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है तो अब पानी कम होता जाएगा जैसे इंटीरियर आ रहा है, तो यहाँ पे 100 टू 200 सेंटीमीटर हुआ। कोस्टल जो एरिया होते हैं कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड और ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेचर में, ये टेम्परेट लैंड्स में हैवी रेनफॉल होता है। यहाँ पे रिसीव रेनफॉल 50 टू 100, 50 टू 100 नॉट हैवी, 50 टू 100 कहाँ पे, सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड में। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये पूरे मीनिंग हमें याद होने चाहिए। ये इक्वेटोरियल है, देन ये ट्रॉपिकल है, फिर ये सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट रीजन ये कहलाता है। इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, ये ज्योग्राफी की लैंग्वेज है। एरियाज लाइंग इन द रेन शेडो मतलब इस साइड वाला रेन शेडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में हाई लैटिट्यूड में काफ़ी कम रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट में आप देखो इधर काफ़ी पानी है और जस्ट इस साइड पानी नहीं है। रेनफॉल प्रोवाइड होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टू जज इट्स इफेक्टिवनेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सीजनल भी होता है। सम रीजन में रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि इक्वेटोरियल बेल्ट में एंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कूल टेम्परेट रीजन में। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और एरेटिक है, कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल आता है, कभी बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता है। अब ये एक्सरसाइज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर ह्यूमन बींग, बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू वेपर, एनर्जी लिक्विड टू वेपर कैसे ट्रांसफर होता है ये। देन एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल, अगर फुल हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड, हाइट देखा था हमने, सबसे टॉप पे कौन से क्लाउड्स आ रहे थे। देन नेम द 3 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन 30 वर्ड्स। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हैं। वाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज रैपिडली, एल्टीट्यूड हाइट के साथ वाटर वेपर कम होता जाता है। एंड हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है हमने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स में। सेलियंट फीचर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन, इक्वेटर, देन दिस आगे हम लैटिट्यूड में बढ़ रहे हैं, देन कॉन्टिनेंट से ओशन, दिस सी के प्रॉक्सिमिटी है या कॉन्टिनेंटलिटी आ रही है, बीच में कुछ माउंटेन्स वगैरह आ रहे हैं, ये सारे डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को। व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। ड्यू और फ्रॉस्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटी होती है, ट्राई टू आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस। देन आज हमने पढ़ा वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इस चैप्टर में, साइक्लोनिक रेन, ओरोग्राफिक रेन, कन्वेक्शनल रेन, ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। देन
this is precipitation, rain, snow, sleet and hail. Then ये clouds we talked about it, nimbus है, this is stratus, this is cumulus, this is cirrus. ये fog और mist में difference, cloud और जो fog होते हैं they are same but height का difference होता है यहाँ पे. ये frost है, ये dew है. Then this is about this evaporation and condensation. So this is water in the atmosphere. Now geography में हमने discipline, earth, landform, क्लाइमेट, वाटर इन दी एटमॉस्फेयर भी पढ़ लिया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज और हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.